जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, इंडिया के अंदर से ये खबर आई है कि सोनिया गांधी ने ये कहा है कि भारत ने जो आयतुल्ला अली खामनाई की जो असैसिनेशन हुई है, उस पे अफ़सोस क्यों नहीं किया अभी तक? और दूसरी तरफ से अगर आप ये देखें कि जो ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने नई चीज़ शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है जी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देगी उन 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 जो शिप्स हैं, ऑयल शिप्स, कार्गो शिप्स को जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में करेंगे और अमेरिकन नेवी उनको एस्कॉर्ट करेगी। एक तो इस पे भी कमेंट करें कि अमेरिका इससे क्या अपने पैसे बनाना चाहता है, ये क्यों कर रहा है? और दूसरा ये भी है कि ट्रम्प साहब ने आज ये भी कहा है कि बल्कि सऊदी एम्बेसी पे भी हमला हो गया है, जो जो दुबई के अंदर अमेरिकन कॉन्सुलेट है उसके ऊपर भी ड्रोन आ गिरे हैं। और अमेरिका जो है, आपको क्या लगता है कि वो समझ उनको कोई बंदा नहीं मिल रहा? पहले तो कह रहे थे हम मिसाइल ख़त्म करने जा रहे हैं, अब ये भी कह रहे हैं कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं बंदा जो कि लीड कर सकता है ईरान को आफ्टर द वॉर। आपको क्या लगता है, अमेरिका कंफ्यूज है, उनको गोल नहीं पता चल रहा? और कैसे देखते हैं इस वक्त और अमेरिका के अंदर तारड़ साहब क्या मूड है? चीमा साहब, तीन चार चीजें हैं यहाँ पे। आज मार्को रूबियो साहब ने कल कैपिटल हिल पे कई लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि की उन्होंने, और गैंग ऑफ एट को भी उन्होंने इत्माद में लेने की कोशिश की। उन्होंने बताया गया चीमा साहब कई नई चीजें सामने आ रही हैं। मार्को रूबियो साहब के हवाले से ये एक तो ये बात ये आई है कि हमने हमला इसलिए किया है कि हम ना करते, इजराइल ने कर लेना था हमला हमसे पहले, और फिर हमारे एसेट्स के ऊपर उन्होंने अटैक करना था। सो वी वर ड्रैग्ड इन। मैं तो पहले ही कहता था कि बीबी नेतन्याहू साहब के जाल में फंसे हैं, लेकिन उसको साथ मार्को रूबियो साहब ने भी कंफर्म कर दिया। चीमा साहब, इसमें बिल्कुल यादें सामने आ रही हैं। एक अहमद चलाबी साहब थे जिन्होंने डिक चेनी को ट्रैप किया था। उन्होंने कहा था कि आप आएंगे तो वहां पे लोग आपके गले में हार डालेंगे, आपको एज ए सेवियर आपको रिसीव किया जाएगा बगदाद के अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इनको ट्रैप किया गया है। इस दफा ट्रैप बीबी नेतन्याहू ने किया है कि यहाँ पे भी जब आयतुल्ला खामनाई जो है, जब वो शहीद होंगे तो उसके बाद सारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद लोग सड़कों पे बाहर निकल आएंगे और अमेरिका अमेरिका और रजा शाह पहलवी के बारे में उसको जी वेलकम करेंगे। मेरे ख्याल में सूरत हाल बिल्कुल दूसरी तरफ जा रही है कि सबसे पहले तो पहला झटका ये था कि 1 घंटा 45 मिनट्स जब आयतुल्ला खामनाई के ऊपर अटैक हुआ, उनका दुनिया से रुखसत होने से 1 घंटा 45 मिनट के बाद जंग शुरू कर दी थी ईरान ने। और सक्सेशन वो दे कर गए थे, उन्हें पता था ये सारी चीजें, ऐसी बात नहीं है। 30 साल 40 साल से ईरान इस जंग के लिए तैयारी कर रहा था। कोई ऐसी कोई नई बात उनके लिए नहीं है। और दूसरा, ईरानी वो कौम है चीमा साहब जिन्होंने 8 साल सद्दाम हुसैन के साथ जंग लड़ी थी, जिस जो दुनिया एक साइड पर थी, दूसरे वो एक साइड पर थे। और दूसरा, जो फारसा सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन, 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। इस उनके पास हिस्ट्री मौजूद है उनकी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई इस तरह के नहीं है कि मेरा मकसद है कि आप इट्स नॉट अ वेनेजुएला जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था। चीमा साहब, मैं दो चार चीजें जिनके पे मैं रिसर्च कर रहा था। एक तो मैं कैलकुलेशन ये देना चाह रहा था कि 1 महीने का टाइम जो है वो क्यों दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, इन्वेंटोरी की कैलकुलेशन करके कि इस वक्त ईरान के पास कितने मिसाइल होंगे और उनको वो इस तरह इस्तेमाल करेंगे, वो 1 महीने के बाद उनकी इन्वेंटोरी खत्म हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने कैलकुलेशन की है चीमा साहब 1 महीने की, कि इंटरसेप्टर जो होंगे इनके पास वो कितने हैं, वो इंटरसेप्टर कितने जो है इनके मिसाइल इंटरसेप्ट कर पाएंगे। अभी तक जिस तरह ईरान ने प्रोग्राम बनाया था, उनका सबसे बड़ा जो हाइपरसोनिक उनका मिसाइल है अल्फा, वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अभी वो करेंगे उसके ऊपर। चीमा साहब, 153 कंट्रीज हैं ईरान के जिनके ऊपर हमला किया गया है। और दूसरा चीमा साहब, जो आज सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि 168 लड़कियां जो शहीद हुई थी स्कूल में पढ़ते, उनका जनाजा आज बड़ा दर्दनाक था। तो चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान के पास 4000 से ज्यादा मिसाइल मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन। 100 मिसाइल हर महीने बनाने की सलाहियत रखता था ईरान, बनाता रहा है।
आज 2-4 चीजें नई ऐड करना चाहूंगा। टकर कार्लसन ने आज एक यहाँ पे जो कंजर्वेटिव एंटी इजराइल जो एंकर हैं, उन्होंने कहा है कि कतर के अंदर मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया है जिसने जो कि कतर के अंदर बॉम्बिंग करने के लिए तैयारी कर रहा था ताकि जीसीसी कंट्रीज ईरान के खिलाफ आए। दूसरी एक बात सामने आई है कि सऊदी अरेबिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद पड़ी है, जिसके ऊपर अटैक हुआ है, ईरान कहता है कि हमने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, तो वो अटैक किसने किया? तो चीजें कई खुल के सामने आ रही हैं चीमा साहब, अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं जिस तरह फिर एक दफा कहूंगा कि जंगों से हासिल कुछ नहीं होता चीमा साहब, कुछ भी हासिल नहीं होता। ईरान, जिस तरह मैंने कल शायद आपको अर्ज की थी चीमा साहब, आप जिस तरह अफगानिस्तान के ऊपर आप जो बाइडन का असला है उसको खत्म कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो तालिबान है उनका तो कारोबार है, जंग जो है उनका कारोबार। अब इसकी दो चीजें जरा इस पे जरा गौर तलब है मेरे लिए, बहसीत रिपब्लिकन, बहसीत कंजर्वेटिव अमेरिकन और बहसीत पाकिस्तानी। चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब के 3 साल बाकी हैं, 2.5 साल। सबसे पहले तो इंटरनली अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन नहीं जीती तो ये जो कुछ हो रहा है इसका क्या फ्यूचर है? दूसरा इसका बड़ा क्वेश्चन ये आता है चीमा साहब कि अगर 2.5 साल के बाद फिर दोबारा डेमोक्रेट आ जाते हैं जिन्होंने कंटेनरों में पैसे भर के ईरान को दिए थे, आ जाएंगे तो फिर इस सारे ऑपरेशन का क्या? दूसरा जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्री है इस वक्त चीमा साहब, चाइना और रशिया आज कहाँ है? वो गुम हो गए ने, खड़ाच गए ने, दुनिया के हैंड भी कि नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं सामने जिनको पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है, सुन रही है, कि देख रही है कि क्या हो रहा है। जंग के हवाले से चीमा साहब, जिस तरह मैं बल्कि एक और आज जो मैं रिसर्च कर रहा था इस चीज के ऊपर, लोग कहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान की बारी है। मैं डिसएग्री करता हूं। उसकी वजह यह है चीमा साहब कि एक तो खासकर जब तक हमारे फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दूसरा मैं ये कहना ये चाहूंगा, कहते हैं इजराइल अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्यों करेगा अटैक? वो अभी तक गाजा के ऊपर उसने 3.5 लाख लोग मार दिए, उसको तो वो जम नहीं कर पाया। दूसरा वेस्ट बैंक को तो वो जम नहीं कर पाया, जो बिल्कुल साथ है उसके। मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी असेसमेंट है चीमा साहब, दिस इज जस्ट अ फाइट फॉर द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, और दूसरा वहां पे अपने मर्जी का बंदा बैठा के उस पैसेज को कंट्रोल करना। मेरी नजर में तेल को कंट्रोल करना इज नॉट कि वो वहां पे आके तो खुद, अब वो दौर नहीं है कि आप जो लोकल लोगों की मर्जी के बगैर। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब, वियतनाम के ऊपर एक छोटा सा कंट्री, हर 8 मिनट के बाद अमेरिकन वहां बम मारते थे जब उनको कैलकुलेशन करें। वहां उस पर वो कब्जा कर पाए? एब्सोल्युटली नॉट। आज उनके कैपिटल सिटी का नाम है होचिमन सिटी, और जनरल होचिमन। मैंने बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी है जनरल होचिमन के बारे में, किस तरीके से वो अंडरग्राउंड छुपते थे, क्या करते थे, नीचे सांस किस तरह लेते थे, फिर वो जंगलों के अंदर से किस तरीके से असला फ्रंट पे लेके वो शिफ्ट करते थे, किस तरीके से अमेरिकन को ट्रैप करते थे, क्या हुआ वहां पे? अमेरिका फतह हासिल कर पाया? उनके पास कौन सा असला था? कोई असला नहीं था। लोकल आदमियों की, लोकल लोगों की सपोर्ट के बगैर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गवर्न एनीथिंग। एक नया खबर सामने आ रही है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम शायद बूट्स ऑन द ग्राउंड शायद ले जाए, लेकिन मेरा ख्याल है वो सिर्फ एक नेगोशिएशन टैक्टिक के लिए, प्रेशर मजीद क्रिएट करने के लिए। मेरा ख्याल इट इज इम्पॉसिबल। ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, ना ऐसा हो सकता है। और वेनेजुएला में तो हिट एंड रन था ना, अंदर घुस के उठा के तो भागा ना, वहां पे बैठा नहीं जा सकता। तो ये 3-4 चीजें इस वक्त नई सामने आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ना इसको जंग का कोई फ्यूचर है, ना रजीम चेंज का कोई फ्यूचर है। और मेरा मकसद है, कल किसी ने पूछा है डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि आप नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन करूं किसके साथ? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन कि वो किससे करे। देखे ना, अभी तक तो आयतुल्ला सुना है, जो अभी तक तो उसकी अभी तक उनका अपॉइंटेड अभी तक बने ही नहीं है, वो जो उन्होंने आयतुल्ला ने अपना। लेकिन ये कि चीमा साहब वाकई ही एक केयास है
कि उस रीजन का क्या फ्यूचर है, उस रीजन का क्या फ्यूचर। जो मेरा बिलखुसूस मैंने ये कहा चीमा साहब, अगर रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म आ जाती है, फिर इस ऑपरेशन का क्या फ्यूचर है, और 2.5 साल के बाद इस रीजन का क्या फ्यूचर है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो सिचुएशन पैदा होगी, रिपब्लिकन पार्टी का कोई ये इलेक्शन में कोई बात रह गई है? महंगाई है तो टॉप पे है, टैरिफ है तो महंगाई की हैं। सूरत मैं पहले बताना डॉक्टर चाहूंगा। साहब, अब देखिए ना, एक तो दफा इंटरनल अमेरिका आइस को अनलिश कर दिया, क्या क्या किया, पहले टैरिफ वॉर शुरू कर दी, अब एनर्जी की सप्लाई चेन दुनिया को रोक दी। तो ये क्या मतलब, क्या दुनिया क्या सोच रही है वहां पे? चीमा साहब, महंगाई के हवाले से बात करना चाहूंगा। वैसे महंगाई के अलावा, महंगाई वैसे बिल्कुल इस पर नंबर 1 इशू है अमेरिका का, लेकिन देखे ना, अल्टीमेटली इसमें बड़ी स्मार्टनेस की गई है चीमा साहब के। ईरान के हमले से पहले वेनेजुएला को टेक ओवर किया गया है। आज $82 क्रूड ऑयल जो है वो आज मार्केट के अंदर बिक रहा है, $82। तकरीबन $10 जंप किया है जब से ये जंग शुरू हुई, और अगर ये ज्यादा थोड़ा ड्रैग करेगा इजीली $100 पे जाएगा। लेकिन अमेरिका अपना तेल कहां से ले रहा है? वेनेजुएला से। $40 पर बैरल। वो $40 पर बैरल जो तेल ले रहा है वेनेजुएला से, यहाँ पे इन्फ्लेशन तो नहीं आएगा उस लिहाज से अगर देखा जाए, जिसका बंदोबस्त पहले ही किया गया था कि ईरान से तेल, उधर से सिर्फ मार खाएगा। कौन कौन खाएगा मैं बता देता हूँ। चीमा साहब, 50% ऑयल जो है इंडिया लेता है, वहां जो हरमुज से गुजर रहा है उनको टाइट हो जाएगा। वो तो पहले कह रहे हैं कि हम रशिया से तेल लेंगे दोबारा, क्योंकि उनके पास चॉइस ही मौजूद नहीं है। दूसरा इशू किनको आएगा? चाइनीज को आएगा। तीसरा आपको पाकिस्तान को भी इशू आएगा। भारत के अंदर महंगा होगा। एलएनजी बंद कर दी कतर ने, तो एलएनजी महंगी हो जाएगी वहां भारत के अंदर। आपके पास तो पर चले फिर सुई गैस है, आप वहां से गैस निकाल लेते हैं। तो इन्फ्लेशन को रोकने की सद्देबाब किया है अमेरिका ने। उन्हें पता था कि हम ईरान में जाएंगे तो ये इन्फ्लेशन का क्या करेंगे, तेल का क्या करेंगे, तो उसका बंदोबस्त इन्होंने किया है। लेकिन चीमा साहब, दूसरी आपको बात अर्ज करना चाहिए, मैं बहसीत रिपब्लिकन, पहले भी हम लोग यहाँ परेशान थे रिपब्लिकन के मिड टर्म में इलेक्शन नहीं जीतेंगे। उसकी वजह कई और वजूहत थी, उसमें से ये जंग नहीं है। जंग तो एक लास्ट पीस है ना, आप जिसको ऐड कर रहे हैं चीमा साहब। उससे जिस तरह आपने खुद आपने कहा, आइस के हवाले से और महंगाई के हवाले से, चीमा साहब, एवरेज अमेरिकन वर्किंग 2 जॉब्स टू मेक मनी। मैं जिस स्टेट में चीमा साहब बैठा हूँ, यहाँ पे कहते हैं गुजारा करने के लिए आपको $1 लाख सालाना इनकम हो तो आप यू कैन सर्वाइव। $1 लाख चीमा साहब बहुत बड़ी रकम होती है। उसमें से 35% तो सीधा गवर्नमेंट टैक्स ले जाती है, तो $65,000 यू नीड टू सर्वाइव इन दिस स्टेट। और पॉवर्टी लाइन पता चीमा साहब क्या है? 22,000 है या 24,000। तो दर हकीकत ये और ये इन्फ्लेशन, इसका डोनाल्ड ट्रंप हैज नथिंग टू डू विद इट। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की कमजोरी ये है कि कौम को ये नहीं बता पा रहे कि इस इन्फ्लेशन में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो बाइडेन के दौर की शुरू हुई थी, और वाकई शुरू हुई थी, लेकिन डेमोक्रेट ने पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से इस इन्फ्लेशन का हार जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के गले में डाल दिया, और उसको वो गले से निकाल दिया। जब टैरिफ लगाएंगे, मुझे बात बताएं। अब जस्ट सिंपल एक सवाल का जवाब दें। चीजें आपने महंगी हो टैरिफ लगा दिया, जब टैरिफ लगा दिया तो वो पेमेंट तो आप लोगों ने करनी है ना, तो इन्फ्लेशन तो फिर आपने खुद बढ़ाई है। अब आप कह रहे हैं उसका असर साल बाद पता लगेगा, 6 महीने बाद पता लगेगा। लोगों को तो आज अंडे लेने हैं ना। देखो, अंडों की बात की, अंडे बड़े महंगे भी हो चुके और मिल भी नहीं रहे जी, सबसे बड़ी बात हुई है। लेकिन ये कि अल्टीमेटली चीमा साहब, ये वाकई ही मुश्किल है, इसमें कोई शायद। हम पहले ही इस जंग से पहले भी वी वर थिंकिंग अबाउट, हम रिपब्लिकन सोच में थे कि मिड टर्म इलेक्शन हम जीत नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। और बल्कि सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी ऐसी पार्टी है, मैं तो बड़े अरसे से इसके अंदर हूँ, ये इकट्ठे नहीं होते। पार्टी के अंदर क्राइसिस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। इसके अंदर लीडर बहुत ज्यादा है, वर्कर बहुत ज्यादा कम है। डेमोक्रेट पार्टी जो भूखे बड़ी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कां जी में इकट्ठे नहीं हो जाते इन जी, भुखा बंदा जो होता है ना, वो फौरन इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अन्य ने पूछा 2 ने के 4 रोटियां, और 4 रोटियां देख के फौरन इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी में ज्यादातर लोग, ज्यादातर पढ़े लिखे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं। वो हर एक चौधरी होता है। चौधरी ज्यादा इकट्ठे करने मुश्किल होते हैं, जो हर दूसरा बंदे चौधरी। तो ये मैंने देखा है, इस चीज का ये इशू है रिपब्लिकन पार्टी को। इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड और इकट्ठे नहीं होते। जिस तरह अगले दिन वेनेजुएला के बाद जब कांग्रेस में आए हैं, उन्होंने बिल पेश किया है कि इस वेनेजुएला के बारे में, तो 5 रिपब्लिकन सेनेटर छोड़ के डेमोक्रेट पार्टी के पास साइड पे चले गए। इनके बारे में तो हमने वो टर्म भी निकाली है, राइनोस, रिपब्लिकन इन द नेम ओनली। तो वो इस तरह के बहुत ज्यादा है।
मिट रोमनी जैसे लोग कभी भी रिपब्लिकन पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए, कभी भी रिपब्लिकन कैंडिडेट के साथ नहीं खड़े हुए, वो हमेशा दूसरी साइड पे होते हैं, लेकिन कहने को दे आर रिपब्लिकन, दे आर कंजर्वेटिव। तो इश्यूज हैं चीमा साहब। दूसरा, मैंने जिस तरह पहले कई दफा अर्ज किया, चीमा साहब इस वक्त 3 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, 3 किस्म की जमहूरियत इस वक्त सामने खड़ी है। एक आपकी 2 पार्टी सिस्टम है, एक पार्लियामेंट्री, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एक पार्लियामेंटेरियन है। तीसरा मॉडल चीमा साहब इस वक्त रशिया और चाइना, वहां भी तो डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर भी तो डेमोक्रेसी है चीमा साहब, ईरान के अंदर भी डेमोक्रेसी, नॉर्थ कोरिया के अंदर भी डेमोक्रेसी, वहां भी अगले दिन इलेक्शन हुआ है। वो मॉडल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है अब कंपेयर टू द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंटेरियन। वजह यह है कि यहाँ पे हर चौथे साल जब रजीम चेंज होती है, पॉलिसी चेंज होती, वो और उस पे वो कहते हैं कि सस्टेन करना, टू मूव फॉरवर्ड। अब दूसरी दुनिया जो है वो ज्यादा स्पीड से आगे जा रही है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, मैं पहले भी कई दफा अर्ज किया चीमा साहब, जहाँ पे मैंने बहसीत स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस, जहाँ पे लोगों को शऊर ना हो, जो शऊर आपने केपीके के अंदर दिया है, जो 3 टाइम रोटी की जगह लोग खा रहे हैं, मैं उस शऊर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ पे लोगों के पास तालीम ना हो, वहां पे सिंसियर डिक्टेटरशिप काम करती है। उसकी जिंदा मिसाल मैं अभी मिडिल ईस्ट के अंदर देख रहा हूँ। पूरा शहर जो है, जीसीसी शहर जो थे, पूरा शहर ऐसे लगता है जैसे आप 5 स्टार होटल के अंदर रह रहे हैं। और ये दुनिया के कामयाब तरीन, दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में जब मैं लैंड किया वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर, टूटे एयरपोर्ट, पाटियां सीटा एयरपोर्ट, हाईवेज पे बाहर निकला हूं, गांधी गांधी गांधी, टायर पड़े हैं चीमा साहब, जो ट्रकों वाले गाड़ियों के जिनके टायर फटते हैं वो हाईवे के ऊपर पड़े, कोई देखने वाले नहीं पूछ रहा। और दूसरा मरवाने की स्मेल, वो गांजे की स्मेल इतनी। मैं सुबह 9 बजे लैंड किया, बाहर निकला, गांजे की स्मेल। मैं सोच रहा था सुबह 9 बजे अब जो गांजा पी के गाड़ी चला रहा है इस वक्त, उसका क्या फ्यूचर, क्या फ्यूचर। और ये डोनाल्ड हमें बराक ओबामा साहब दे गए हैं, ओपीएम में फंसा गए हैं, सारी कौम अब गांजे पे लगी पड़ी है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। डिप्रेशन का भी कहते गांजा पियो, गोडियां दे दर्द ता भी कहते गांजे का तेल लाओ। पूरी कौम इन्होंने बिल्कुल उधर ले जानी जहां चाइना ओपीएम के पीरियड में, इनकी ख्वाहिश। बल्कि अब मैं बड़ा प्रेडिक्ट करूंगा चीमा साहब आज ऑन रिकॉर्ड कि आप और मैं अपनी जिंदगी में देखेंगे कि अमेरिका के अंदर गे प्रैक्टिस, ओपनली गे प्रेसिडेंट, और एक तो भाई पहले एक एंड ओपनली लेस्बियन सदर आप देखेंगे, ये आप जिंदगी में देखेंगे। और ये चले कोई नहीं, इस पे अब तो यहाँ पे मैंने देखा अक्सर बच्चे बच्चियां जो है वो फैशन के लिए गे बन जाते हैं, फैशन के लिए लेस्बियन बन रहे हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट ओबामा गिव इट टू देम। उसकी ख्वाहिश थी कि अमेरिका को कीनिया बनाया जाए, तो बना गया जाती है, उसने बना दिया, उसने ही हैज डिलीवर्ड इट। हार्वर्ड ने उसको सिर्फ यही सिखाया था कि तुमने अमेरिका को तबाह किस तरह करना, वो कर गया, नो मॉरल्स पीरियड। और मेरे जैसे बंदे यूरोप नहीं गए थे पढ़ने, यहाँ इसलिए आए थे कि अमेरिका यूज्ड टू कंसीडर अ कंजर्वेटिव कंट्री कंपेयर्ड टू यूरोप। ਉੱਥੇ तो मैं वेखदा सा चीमा साहब आए से 40 साल पहले सड़क ते खलो के चुनियां लैन लगे, उसने मैं कहना सा नहीं यार, आई केम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव वैल्यूज, मैं किसी ऐसे मुल्क में जाऊंगा कि जहां कुछ वैल्यूज हो, कोई रिलीजन, किसी किस्म का रिलीजन, मैं नहीं कहता फेथ हो, किसी किस्म का फेथ हो। लेकिन उन्होंने इतने तो फिर वो कहते नहीं, इतने तो फिर अन्नी बात थी उन्होंने, ओबामा ने वो बात वो किया काम इतने चीमा साहब, मॉरल्स खत्म, तबाही तबाही फेर गई। और सारे प्रोफेसर थे जो लिबरल थे, सोशलिस्ट थे। मैं कई दफा इनको कहता हूँ बच्चों को, ये कई लोग ऐसे, और मैं यार 2 हफ्ते नॉर्थ कोरिया वो क्या फिर क्या हुआ, क्यूबा चल जाओ हफ्ते के वास्ते, तुम्हें पता तो चले व्हाट द रियल सोशलिज्म इज अबाउट। पता ही फैशन। अमीर लोगों के बच्चे आपको पता है चीमा साहब क्या करते हैं, हर 10 मिनट बाद बोर हो गए, डैडी लेकिन आप कहते हैं कि जो रिपब्लिकन्स हैं ये बड़े अमीर हैं, ये अमीरों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, लेकिन ये जब भी आते हैं जंगें शुरू कर देते हैं, लड़ाइयां शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब जरा सुनिएगा, मैं भी न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था, उस पर वो ट्रम्प कह रहा है कि जो एनर्जी डोमिनेंस हम करेंगे ना, दैट विल मेक द वॉर इन ईरान लेस कॉस्टली। मतलब आप तेल लेने जा रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि जो खर्चा होगा वो हम वहां से पूरा कर लेंगे। मतलब एक तरफ रिपब्लिकन है, पैसा कमांड है ने सारे, दूसरी तरफ डेमोक्रेट ने वो सोशलिज्म लाई जा रहे ने। मतलब क्या, व्हाई देयर इज नो बैलेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स? चीमा साहब दर हकीकत जो ओरिजिनल था, जो सेटअप किया गया था फोर फादर्स की तरफ से, कि 8 साल एक आए, 8 साल एक आए, पेंडुलम की तरह चले, 8 साल एक आएगी पार्टी,
फिर दूसरी आएगी तो मिडल में ले आएगी कुछ उसकी जो पॉलिसी जो बनाएंगे, तो सोसाइटी ट्रैक पे चलती रहेगी 8 साल 8 साल 8 साल। अब 12 साल इकट्ठे सोशलिज्म के आए हैं, कौम किधर जाए। दूसरी चीज साहब, जो चीज मैं सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा था कि उस जब फोर फादर्स ने डेमोक्रेसी की हम मिसालें बना रहे थे, उस बड़े इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया नहीं था। मैं समझता हूं कि जब सिस्टम क्रिएट किए जाते हैं विद द टाइम, जिस तरह इज्तिहाद और इज्तिमा इस्लाम के अंदर देखें, वो कहते हैं अपने मजहब को वुसअत दो टाइम के लिए साथ। आप उसी तरीके से हर सिस्टम जो क्रिएट करते हैं उसको मॉडर्नाइज करो, अमेंड करो, कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंजेस अमेंडमेंट्स लेकर। इन्होंने नहीं किया चीजों, जमहूरियत को रिफॉर्म नहीं किया, स्पेशल इंटरेस्ट को इन्होंने नहीं रोका चीमा साहब। अब मैं छोटी सी अपनी मिसाल देना चाहूंगा, फिर ये डिस्कशन लंबी हो जाएगी। चीमा साहब, अमेरिका इकोनॉमी इज वॉर बेस्ड इकोनॉमी। मुझे छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, यूक्रेन उधर ही खड़ा है, $350 बिलियन कितने गया? वो कहते हैं मिस्र 100 बिलियन मिले, 250 कितने गया? वो किन लोगों की जेबों में गया बताएं। और फिर हमारा क्या है? अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, वॉर बेस्ड इकोनॉमी। वी नीड कॉन्फ्लिक्ट्स, वी हैव टू हैव वॉर्स। यहां अमेरिका के अंदर देखें ना गाड़ियां बनती, ना साइकिल बनते, ना मोटरसाइकिल बनते। बनता क्या है? F-35, F-15, B-2 बॉम्बर, F-16। तो हम लोग वॉर बेस्ड इकोनॉमी का तो फंडामेंट। और दूसरा चीज सब उसमें देखे ना, 250 बिलियन थोड़ी रकम रिपब्लिकन काट दी होनी, जो कॉन्ट्रैक्टर तमाशे सारे अमीर लोग ने लुट पाई, अन्नी पाई चीमा साहब। ये तो मेरा मकसद है चीमा साहब। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, जी करप्शन में पाकिस्तान छड़ गया, ऐसा तो इतने आ गई, मेरे मगर मगर टुर के आ गई। उत्थे बंदे बुकड़ा मार के लगे दिहाड़ियां लाने, इतने पेंट शर्ट पा के टाइयां ला के लगे दिहाड़ियां। फर्क तो नहीं, कोई फर्क नहीं। ह्यूमैनिटी जिथे भी देखी चीमा साहब, मैं बिजनेस पढ़ाता रहा हूं, चोरी की मैं डेफिनेशन करता था, चोरी डायरेक्टली रिलेटेड विद अपॉर्चुनिटी। इंसान की जिबिल्लत है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वारदात पाएगा। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, किसी मस्जिद बाहर या किसी चर्च के बाहर एक $100 का नोट थले सट के देखो किन्ने बंदे कौन चुकता, कोई नहीं, कोई ना कुछ चुक लेगा। लेकिन चीमा साहब, और हकीकत ये एक ट्रेजेडी, इट्स अ ट्रेजेडी जो कुछ इस वक्त दुनिया के अंदर हो रहा है। देखें आज, बल्कि मैं इसी तनाजर से, जंग के तनाजर से देख रहा था कि 3 कंट्री जो आज इस वक्त पैसे वाले लोग भाग भाग वहां जा रहे हैं। और दुबई से पता चला कि प्राइवेट जेट जहाजों पे 7-7, 8-8 लाख की टिकटें खरीद के जा रहे हैं पैसे आए, जो महंगा रेट है, जाके दर रहे हैं। चीमा साहब, नंबर 1 कंट्री सेफेस्ट कौन सा आया? न्यूजीलैंड। दूसरा सबसे सेफेस्ट कंट्री कौन सा है? आइसलैंड। तीसरा है स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर मुझे अब पता चला कि हर घर के नीचे, दिस इज मैंडेटोरी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, यू हैव टू हैव अ न्यूक्लियर बंकर नीचे होना है आपका। तो इस वक्त लोग जो है चीमा साहब, ये हालात हैं। लेकिन देखें, दुआ करें कि इस बुखार, जंग का बुखार उतरे, अल्लाह ताला बीबी नेतन्याहू को हिदायत दे, जो कि खुद जिन्होंने बड़ा कुछ क्राइसिस देखे हैं जूश लोगों ने। हॉलोकॉस्ट हर दूसरे साल, मुसलमानों के हॉलोकॉस्ट पे कौन मूवी बनाएगा? 3.5 लाख फलस्तीनी जो मरा है इस वक्त, उन पे कौन मूवी को है? माइका लाल हॉलीवुड उस पे मूवी बनाया, को लालीवुड, को बॉलीवुड, को फलाना वुड, को शराना वुड, पता नहीं की ड्रामा है। कोई है उनके ऊपर किताबें लिखे? सर बात तो यही है ना, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए पहले पॉलिटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिर आपकी स्टोरी बिकती है। साहब स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग किस तरह? चीमा साहब, मुझे ऑयल का पैसा सऊदी अरेबिया में इन कंट्रीज के अंदर कितना था? मैंने कल भी अर्ज किया था, कोई है हार्वर्ड की टक्कर का स्कूल इन्होंने बनाया जहां इनके अपने बच्चे पढ़ सके? कोई है एक सिंगल हॉस्पिटल जहां ये अपना इलाज खुद करा सके? आज भी इधर जान आपकर में आते हैं। किताबें, फिल्म और शऊर तो बहुत दूर की बात है चीमा साहब, बहुत दूर की बात। कहते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किसकी है? सऊदी अरेबिया की। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना क्या है? चीमा साहब गोरे हायर कर ले होंगे ना, उत्थे बैठ के उत्थे सुई करो जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और की करना? इनकी एयरलाइन ने दुनिया के कामयाब 3 एयरलाइन चलाने वाले कौन सारे? गोरे ब्रिटिश।
चीमा साहब इस वक्त इनके सारे एक्सपर्ट सारा चला रहे हैं दुबई को, सबको आगे पीछे 90% तो वो है। उन हथियारों का क्या फायदा जो ये चला ही नहीं सकते चीमा साहब। वो शौर का वो तालीम कित्थों ले आओगे यार, कितने रहो। मैं कहता हूँ चीमा साहब हर 59 57 59 इस्लामिक कंट्री है, पीएचडी करो बीबी नेतन्याहू ते ब्रुकलिन दा रहने वाला सी इत्थे दा, ब्रुकलिन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, पूरी दुनिया हॉस्टेज है चीमा। जुरत नहीं किसी माइकल आदमी उसके खिलाफ बात करने की, कोई थड़ा दे के भी अगे हो। चीमा साहब वो भी तो मां ने पैदा किया है ना। यस साडा मुर्शद सी ऑक्सफोर्ड तो पढ़ के गया ते कहंदा रियासत मदीना दा, कहंदा मैं ठेकेदार मैं कॉन्ट्रैक्टर जिन कहंदा जनाब मुखलात बनाणगे। और खुदा दा ना जे इस मुर्शद नु कहो ना बच्चों नु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाए जिन्ना दे जरिए, ए बीबी पिंकी पीरनी नु को जिन जेड़े सानू उधारे दे ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों नु सिखाए, खुदा दा ना इहदे पैरी पै जाओ जाके इंडिया दे जेल च। वो तो साहब गवर्नमेंट से वो इन कैमरा ब्रीफिंग दे रही है, तो वो उन पीटीआई को भी बुलाया इमरान खान की पार्टी को, रीजनल सिक्योरिटी कैसे जा रही है, तो वो कह रहे हैं हम तब आएंगे पहले इमरान खान से मुलाकात कराएं। हलीमा बीबी ने कह दिया है, कंडीशन लगा दी है। वक्त ते बादशाह ने अंडे देन बच्चे देन च की फर्क। कहंदा सी मेरे को 200 बंदियां दी टीम है कि पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर दो, ए वादा कर। वो किस्मत भी तब्दील होगी। चलो क्या कहते जैसे लोग होंगे वैसे उनके लीडर होंगे। सारी कौम ये चाहती जिन आए रात को हम सोए सुबह उठे पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें शहद की नहरें सो रहे, हम करें कुछ ना। चलो कोई नहीं चीमा साहब उससे दुआएं खैर ही है। नेतन्याहू मार रहा है 3.5 लाख इन्हें मारे, और प्रेडेसेसर आएगा वो मार देगा, की फर्क पड़ता है। और आज हो रहा है, वो शुरू से हो रहा है, शुरू से हो रहा है। मैं भूल नहीं सकता जैसे जिस वक्त चीमा साहब लाकू खां बगदाद च बड़े ऐसे कहते हैं चीमा साहब अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरियां ना जलाई जाती, बगदाद की लाइब्रेरियां ना जलाई जाती तो शायद इंसान चांद पे 510,000 साल पहले पहुंच जाता। इतना नॉलेज तो पहले ही था उनके पास। लेकिन कहते जब हलाकू खान आया था बगदाद के मौलवी लड़ रहे सन कि मसवाक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दाढ़ी इंच कितने होने चाहिए। आज भी लड़ रहे, लड़ो मारो एक दूसरे करो। देखे ना जीसीसी ते दूजे ईरानी भी मुसलमान ने, भावें जी जो कुछ दूजे भी मुसलमान ने, हमारे एक दूसरे से गाठे लाई लान। चलो लेकिन चीमा साहब पढ़ाई से जितनी दूर जाएंगे इसी तरह जलील ख्वार होते रहेंगे। डॉक्टर साहब वो सुनने में आया है कि ईरान के अंदर जो उनके आयतुल्लाह खामनाई के बेटे हैं उनको नेक्स्ट उन्होंने जो सुप्रीम लीडर इलेक्ट कर लिया। तो मैंने जो पढ़ रहा था इस पे वैसे पहले एग्रीमेंट भी था, इस चीज पे डायलॉग हो रहा था ओमान के जरिए पहले भी, इस जंग से पहले, कि अगर सक्सेशन में वो आ जाते हैं तो वो ही विल बी एक्सेप्टेबल बाय यूएस एंड बाय इजराइल एज पहले भी उनके बारे में देवर उनका पॉजिटिव फीडबैक था। और यहाँ पे ये भी था इमाम खुमैनी का के दोते भी इसमें थे लाइन में। लेकिन चीमा साहब दुआएं खैर करें, अल्लाह ताला माओ के बच्चों को बचाए, चाहे कोई भी हो। मैं समझ इस जंग से कोई निकलता कुछ नहीं, ज्यादती जो कुछ भी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। थैंक यू वेरी मच तारक साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू।